हेलो फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश के विस्तृत जीके के क्रम में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को, मध्य प्रदेश की सभी फसलों के क्रम को। उसमें हम देखेंगे खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें और नकदी फसलें। यदि खाद्यान्न की हम बात करना चाहें सबसे पहले, तो खाद्यान्न फसलों में हम गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का जैसी फसलों को हम देख सकते हैं, बाजरे को भी देख सकते हैं। उसके बाद दलहन बात करने में चाहे हम तो उड़द, मूंग, मसूर, तुअर, इस प्रकार से हम इन दालों की बात हम दलहन में कर सकते हैं। तिलहन में हम मूंगफली, सोयाबीन और भी हमारे तिल वगैरह जो भी हैं, इन सभी तिलहन फसलों को हम इसमें देखेंगे। जैसे सरसों का तेल निकलता है, इस प्रकार से इनको तिलहन में देखेंगे। और हम मुख्य रूप से कपास एवं सोयाबीन जैसी फसलें जो बड़े पैमाने पर होती है, जिनका जो मुख्य रूप से नकदी फसलों के रूप में गिनी जाती है, उनको हम नकदी फसलों में देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज हमारे मध्य प्रदेश की फसलों के वर्गीकरण के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण। वैसे तो कल की वीडियो में हमने बात कर ली है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती है, और बहुत विस्तृत रूप से हमने कल बात करी थी वीडियो में मध्य प्रदेश के फसलों की। तो कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, इस प्रकार से हमें सभी 5 कृषि जोन, 7 कृषि क्षेत्रों को हमने कल पढ़ लिया है। आज हम बस देखने वाले हैं कि कौन से फसलों को कौन से वर्ग में रखा गया है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। 4 प्रकार के फसलों को हमने वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे खाद्यान्न फसलें, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे दलहन फसलें, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, मार्कर चेंज कर लेता हूं, तिलहन फसलें की बात हम तीसरे नंबर पे करेंगे। और अंत में हम बात करने वाले हैं नकदी फसलों की। इस प्रकार से 4 वर्ग में हम फसलों को वर्गीकृत करेंगे। भाषा फिसल रही है मेरी, क्या बात है। सबसे पहले हम खाद्यान्न की अगर बात करते हैं, तो इसमें बात करेंगे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा है। इसके अलावा भी और फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनकी बात करने वाले हैं। दलहन में बात करते हैं हम तो तुअर, मूंग, मसूर, इसके अलावा और कौन सी बची हमारी दलहन में, ठीक है, चने की दाल ले लेते हैं हम। इस प्रकार से हम दलहन फसलों की बात करेंगे। तिलहन की बात करेंगे हम तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और तिल को हम ले सकते हैं। इस प्रकार से ये जो फसलें हैं हमारी, ये फसलों तिलहन हो जाएगी। इसमें हम अलसी को भी ऐड कर सकते हैं तिलहन फसलों में। उसके बाद नकदी फसलें की हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का। संपूर्ण देश का लगभग 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, और मध्य प्रदेश बहुत बड़े पैमाने पर सोयाबीन का उत्पादन करता है। इसी कारण से हम इसको तिलहन फसल के साथ साथ सोयाबीन को नकदी फसल में भी रखेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो बड़े पैमाने पर निर्यात होगा। बड़े पैमाने पर निर्यात होगा तो उसमें हमें नकद के रूप में धन की प्राप्ति होती है बड़ी मात्रा में। इसलिए हम सोयाबीन को नकदी फसलों में भी रखते हैं। तो नकदी फसलों में हम बात करेंगे सोयाबीन, उसके बाद हम कपास, जो कि मुख्य रूप से, उसके बाद हम देखते हैं अफीम, और गांजे का उत्पादन भी हमारे बुरहानपुर में होता है, इसको भी हम लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी नकदी फसलें हो गई, सोयाबीन, कपास, अफीम, गांजा। कुछ फसलें मैंने यहाँ पर इस वर्गीकरण में अपनी ओर से ऐड करी है। आपको किताबों में शायद अफीम का, गांजे का, इनका निर्यात देखने को नहीं मिलेगा, पर होता है इनका भी यहीं से निर्यात है। तो इस प्रकार हम इनको भी नकदी फसलों में ऐड कर सकते हैं। कुछ फसलें इसमें इसमें सब में मैंने कुछ कुछ फसलों को ऐड किया है। तो इस प्रकार से हम वर्गों का वर्ग देख सकते हैं, 4 वर्ग मध्य प्रदेश की फसलों के वर्गीकरण के। पहली खाद्यान्न फसलें हो गई,
दूसरी दलहन हो गई, तीसरी तिलहन हो गई, लास्ट में हमारी नकदी फसलें में सोयाबीन, कपास, अफीम, गांजा और भी जो कम मात्रा में उत्पादन होता है, जिनको हम खाद्यान्न के रूप में या दलहन तिलहन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, उनको हम नकदी फसलों में देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले खाद्यान्न फसलों को। सभी फसलों को गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, जो भी फसलें मैंने लिखी है उन सबको हम एक संक्षिप्त रूप में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के रूप में अब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों की। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इनका तो ले लीजिए, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूँ। देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथी था। ये टॉपिक है हमारा खाद्यान्न फसलों का। खाद्यान्न फसलों में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे हम गेहूं को। गेहूं की हम बात करेंगे, रबी की फसल है। मध्य प्रदेश में निर्यात भी किया, मध्य प्रदेश से इस गेहूं का निर्यात भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से मालवा के पठारी क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, काली मिट्टी में उत्पादन होता है। हम कुछ लिख लेते हैं। गेहूं की हम बात करते हैं। ऐसे क्यों गिर रहे हैं आप? रबी की फसल मुख्य रूप से मालवा, मध्य भारत क्षेत्र और साथ में हम देख सकते हैं होशंगाबाद वाला। होशंगाबाद नेहरू द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित जिला है, लगभग 75%। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होशंगाबाद में होता है। पूरे जिले के लगभग 75% क्षेत्र में कृषि की जाती है और अत्यधिक कृषि गेहूं की जाती है रबी के समय में। उसके बाद हम बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में भी हम गेहूं के उत्पादन को देख सकते हैं। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यदि छोटे पैमाने पर अगर हम बात करेंगे गेहूं के उत्पादन की, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमें, मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमें गेहूं का उत्पादन लगभग देखने को मिल जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर हम बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, होशंगाबाद एक पर्टिकुलर जिला है जिसमें अत्यधिक उत्पादन होता है। उसके बाद संपूर्ण मालवा के पठार में तथा कुछ क्षेत्र मध्य भारत के पठार का भी है जिसमें गेहूं का उत्पादन होता है। हम पर्टिकुलर जिलों का नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमने कल देखा है कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी फसलें होती है। आज हम डायरेक्ट देखने वाले हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल मुख्य रूप से होती है। हम बात कर रहे हैं गेहूं की। रबी की फसल है, मतलब कि ठंड के समय में होने वाली फसल है। मुख्य रूप से मालवा के पठार, मध्य भारत क्षेत्र, होशंगाबाद और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में होने वाली फसल है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। मार्कर क्यों गिर रहा है बार बार हाथ से? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल खाद्यान्न। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, और उत्पादन के आधार पर भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मतलब वैसे तो हम बात करेंगे तो हम हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को अत्यधिक उत्पादन में देखने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में उत्पादन की बात करते हैं हम, मतलब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल का प्रमुख, मतलब फर्स्ट नंबर पर उत्पादन होता है, तो हम देखेंगे कि रबी के समय में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और खरीफ के समय में आप सभी जानते हैं सोयाबीन का उत्पादन। और मालवा के पठार को इसीलिए गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मालवा का पठार गेहूं की डलिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मालवा के पठार में होता है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गेहूं के संदर्भ मध्य प्रदेश की। तो हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक सिंचित एवं लाभान्वित राज्य है। यदि मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक सिंचित एवं लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश। और हम देखते हैं कि सन 2011 से लेकर के 2012, 13, 14, 15, 16 लगभग 17 तक 5 बार कृषि क्रमण अवार्ड जीतने वाला मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है। यहाँ कहाँ यही लिख लेता हूं मैं, 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला राज्य, लगभग 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी की फसल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। जिलों की मैंने बात आपको बताई दी है। होशंगाबाद सर्वाधिक सिंचित जिला है। तो इसके साथ एक और चीज हम लिख लेते हैं, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? होशंगाबाद में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पर्टिकुलर जिले को हम देखते हैं तो यहीं पर पावरखेड़ा एक क्षेत्र है। होशंगाबाद के पावरखेड़ा में गेहूं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो गेहूं के लिए जो मुख्य मुख्य टॉपिक, जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे हम देख लिए हैं। आगे और कुछ बचता है तो मैं आपको बता देता हूं। यदि एक और बात करते हैं हम, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र संस्थान की हम बात कर रहे हैं तो पावरखेड़ा होशंगाबाद, जो कि पर्टिकुलर गेहूं के लिए है। मक्का और गेहूं दोनों की हम बात करते हैं, ये है खमरिया। और खमरिया कहाँ पड़ता है? जबलपुर जिले में। दरवाजा किसने बजाया था? हाँ, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक पर्टिकुलर किस्म शरबती के गेहूं का उत्पादन होता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध गेहूं की किस्म है। अपने स्वाद के लिए सुप्रसिद्ध गेहूं है शरबती गेहूं। शरबती गेहूं विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि समय के साथ साथ सभी राज्यों में इस किस्म की उपलब्धता हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी विश्व प्रसिद्धि मध्य प्रदेश में स्वाद के लिए फेमस होने के कारण इनको मिली है। ठीक है, और इसमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं। तो गेहूं के लिए पर्टिकुलर हमने इतनी बात करी है, जो कि मुझे लगता है पर्याप्त है। आगे हम बात करेंगे चावल के उत्पादन की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे हर एक फसल को डिस्क्राइब करने के बाद तुरंत मिटाना होगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है और बोर्ड बड़ा भी होता, तो हम इतनी सारी चीजों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। आँख से चलका आंसू और जाटब का शराब में, दिल में चुभा जो कांटा हो जा निकला गुलाब में। अगले फसल की हम बात करते हैं। अब बात करेंगे हम चावल की। यदि हम फसल की बात करते हैं तो आप खरीफ की फसल है, लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में
हम इसको देखते हैं। हालांकि 199 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में सिर्फ होशंगाबाद या हिल स्टेशन पंचमढ़ी में ही होती है, लेकिन हाँ 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 125 सेंटीमीटर से अधिक देख सकते हैं हम वर्षा वाले क्षेत्र में। ये कह सकते हैं हम कि पूर्वी मध्य प्रदेश में हम चावल के उत्पादन को मुख्य रूप से देख सकते हैं। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश लगभग 10 से 15 जिले से आएंगे जिनमें मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को नहीं हुआ था, या यूं कहें हम कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पृथक्करण नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल या प्रमुख उत्पादन होने वाली, सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होने वाली फसल चावल थी। लेकिन मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद चावल उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को चावल के उत्पादन में देख सकते हैं। चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश अब पहले स्थान पर नहीं आता है। कौन से स्थान पर आता है वो भी आपको बताया जाएगा। चावल की हम बात करते हैं, ठीक है, गेहूं के बाद ये सब मैंने आपको बोल ही दिया है, तो एक बार लिख भी देता हूं मैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की फसल संपूर्ण, इस जिलों की बात करूंगा। अगर हमें थोड़ी ज्यादा लिखना हो तो हम जिलों को बढ़ा सकते हैं। हम सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, सतना, नीचे के हमारे जो जिले हैं उन सभी जिलों को हम एक साथ देख करके इसको हम बढ़ा सकते हैं बात को। कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, जितने भी जिले हैं ये हमारे, इन सभी जिलों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वही हो जाएगा बात कि मैं कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इस प्रकार से सभी जिलों को लिखूंगा, सीधी, सिंगरौली, तो आधा बोर्ड तो इसी में भर जाएगा। तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर मैंने बात कर दी है तो इसमें सभी पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले आ जाते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को इस प्रकार से। हमारा मध्य प्रदेश है, इस प्रकार से है नहीं, इस प्रकार से मैं इसको बना रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहां से हम देखते हैं लगभग इतने इतने क्षेत्र में, और कहीं कहीं यहाँ पर भी चावल के उत्पादन को देख सकते हैं। और इसी क्षेत्र के कारण हम संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को कह सकते हैं कि यह चावल उत्पादन का क्षेत्र है। गेहूं के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल है, दूसरी खाद्यान्न फसल पहले नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उपभोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो चावल को, ठीक है। वो कहते हैं ना कि खावा ने तो धान को नहीं, धान का मतलब होता है चावल। धान इज इक्वल टू चावल, ठीक है। हालांकि मोटे धान, छोटे धान, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा तो चावल धान की परिभाषा से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें उसमें। और हमको क्या देखना है, वर्षा की हमने बात कर ली है 100 से 125 सेंटीमीटर। हाँ, चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का बड़वानी, ठीक है। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में एवं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में। तो हम बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। आज मार्कर बहुत फिसल रहे हैं हाथ से, क्या बात है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। पहले कहा जाता है ना कि अटक से कटक तक, वही वाला कटक है हमारा, उड़ीसा वाला। उसके बाद
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसकी हम बात करते हैं तो ये पड़ता है फिलीपींस। कहाँ पर है ये? मनीला में। यहाँ लिख देता हूं मैं बड़े अक्षरों में, मनीला। ठीक है। ये जो केंद्र हैं प्रमुख फसलों के लिए, इन्हें हम फसलों के साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि एक तरह से हम इसको फैक्चुअल डाटा कह सकते हैं, जो कि हमें स्टोरी के साथ बहुत कम याद रहता है। इनको हम हर फसल के साथ देखेंगे, बार बार हमें देखने में आएगा, तो ये चीजें हमको याद रह जाएगी। इसी प्रकार चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, जो कि पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जो कि भारत के संदर्भ में बात हो रही है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि जिसमें सभी देशों को सम्मिलित किया जा सकता है, तो वह चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद और क्या बचता है? ठीक है, जिलों की मैंने बात कर ही लिया आपसे कि अगर जिलों की बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं एक बार जिले और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश। तो अब हम बात करने वाले हैं अगली फसल की। चावल के बाद मेरे मध्य प्रदेश का मैप भी मिटा दिया है, वापस से मेरे को बनाना पड़ सकता है एक छोटा सा नक्शा। अब हम बात करेंगे मक्का की, तीसरे नंबर पर मक्का। मुख्य रूप से गेहूं और चावल, उसके बाद मक्का देखेंगे, ज्वार बाजरा, जो कि छोटे रूप मतलब कम मात्रा में उत्पादन होता है, तो उनको हम छोटे रूप में ही देखने वाले। छोटे रूप से मतलब एक ज्यादा विस्तृत रूप से हम उसको नहीं देखेंगे। मक्का की हम बात करते हैं तो खरीफ की फसल है मेन, तो ये मेन तो हम बात करते हैं खरीफ की फसल। ये कह सकते हैं हम कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, क्योंकि आपको खरीफ और रबी में भी कंफ्यूजन होता है। खरीफ की फसल मतलब वर्षा ऋतु में जो खरीफ फसल है वो बरसात में हो जाएगी, मेहनत कम करना पड़ेगी, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, खरीफ फसल से वर्षा को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसमें मेहनत कम करना पड़ेगी। हालांकि मक्का की हम बात करते हैं तो मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ही समय में बोई जा सकती है और तीनों ही समय में इसका उत्पादन होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो खरीफ की फसल है। उत्पादन क्षेत्र की हम बात करते हैं, वैसे तो मैं अपने हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में आपको उत्पादन क्षेत्र बता सकता हूं, लेकिन वही मालवा का पठारी क्षेत्र देख सकते हैं हम। मालवा का पठारी क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, नीचे के क्षेत्र हम बात करेंगे जो कि हमारा नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र हैं, या उनको छोड़ दे हम नीचे बात करते हैं तो सतपुड़ा मेघाल वाला क्षेत्र जो है हमारा, उस क्षेत्र में हम देख सकते हैं। कुछ जिले में लिख देता हूं यहाँ पर, मंदसौर से ही शुरू कर लेते हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ज्वार और मक्का अलीराजपुर धार के क्षेत्र में तो हम देखेंगे सही, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर के क्षेत्र में तो हम देखेंगे सही, क्योंकि आदिवासी इलाका है, वो अत्यधिक आदिवासी लोग मक्का का वो करने वाले होते हैं। तो हम हमारे हिसाब से अलीराजपुर, खंडवा खरगोन में भी हम देख सकते हैं, खंडवा खरगोन। दक्षिणी जिले की हम बात करते हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बहुत सारे जिले हैं। छिंदवाड़ा मक्का के उत्पादन में मुख्य जिला है, मक्का के उत्पादन में मुख्य जिला है छिंदवाड़ा।
हाँ, तो छिंदवाड़ा से मुझे याद आया है कि हम मक्का उत्सव की बात कर लेते हैं, जो कि छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। मक्का उत्सव मनाया जाता है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के मैप की हम बात करते हैं, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो लगभग यहाँ पड़ता है छिंदवाड़ा। ये क्षेत्र है जो कि मक्का के उत्पादन में प्रमुख है। या इस जिले को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकेशन में हम देख सकते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा जिला पड़ता है और यहीं पर मक्का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मक्का उत्सव मनाया जाता है। मक्के की बात हम इतनी ही करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो मक्का एक विदेशी फसल है। अमेरिका में हम देखते हैं सबसे ज्यादा मक्का का सेवन किया जाता है, मक्का का उपभोग किया जाता है, मक्का का उत्पादन किया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो ये हम देख लेंगे। मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ है वो भी हमने पिछले चावल के साथ, गेहूं के साथ देख लिया है। ठीक है, मक्का के संदर्भ में हम इतनी बात करेंगे। बातें दिलों की तू यूं ना भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। मक्का के बाद अगली फसल है हमारी ज्वार। ज्वार की हम बात करते हैं तो रबी प्लस खरीफ दोनों मौसम में हो जाती है ना। मौसम का मतलब बात यहाँ हो रही है ठंड प्लस वर्षा ऋतु। जैसे रबी खरीफ है वैसे ही ठंड और वर्षा ऋतु है। इन दोनों से रबी और खरीफ का बनना हम देख सकते हैं। यदि भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत में ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। मक्का की हमने बात नहीं करी, शायद मक्का के उत्पादन में हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को हम देखते हैं, उसके बाद हम मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ज्वार के उत्पादन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है ये तो मुझे भी पता नहीं है। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान से केंद्र पूर्वी निमाड़ या हम कह सकते हैं खरगोन में पड़ता है। उत्पादन की बात करते हैं, हमने उत्पादक क्षेत्रों की बात करी ही नहीं। तो निमाड़ देख सकते हैं हम, संपूर्ण निमाड़ का क्षेत्र मध्य भारत के पूर्वी जिले, मध्य भारत क्षेत्र के पूर्वी जिले, सॉरी पूर्वी नहीं कह सकते हम, दक्षिणी जिले हैं ये। मध्य भारत के प्रांत के दक्षिण में पड़ते हैं हमारे जो नीमच और मंदसौर जिले के कुछ क्षेत्र, वहां पर भी हम ज्वार के उत्पादन को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी है संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश तो है ही, वो तो निमाड़ की बात कर ली है। संपूर्ण मालवा का पठारी क्षेत्र को हम कह सकते हैं। ठीक है, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, मंदसौर, नीमच ये क्षेत्र हैं जहाँ पर हम ज्वार का उत्पादन देख सकते हैं। तो ज्वार के संदर्भ में हम इतनी बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। यदि हम बात को बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ सकती है, लेकिन ज्वार में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दलहन फसलों की।
मध्य प्रदेश की जो मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र के जिले हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी जिले हैं, इनमें हम कहीं कहीं बाजरे का उत्पादन भी देखते हैं। हालांकि बाजरे को पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के इस विस्तृत जीके के क्रम में या खाद्यान्न फसलों के वितरण में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन बाजरे के उत्पादन का यदि क्वेश्चन बनता है तो हम बता सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मुख्य रूप से मंदसौर नीमच और रतलाम झाबुआ अलीराजपुर वाले जो क्षेत्र है, जो जिला पड़ता है हमारा खंडवा खरगोन वाला, इस क्षेत्र में हम बाजरे के उत्पादन को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले दलहन फसलों की। हाँ तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसलों की। दलहन, तिलहन एवं नकदी फसलें जो हमारी बची हुई है, उनको हम अगले वीडियो में इसी के साथ इसी क्रम में हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जीके के क्रम में मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता हूँ। उसमें खाद्यान्न फसलों के बाद आपको दलहन, फिर तिलहन और फिर हमारी जो नकदी फसलें हैं, ये सभी वीडियो आपको एक के बाद एक मिल जाएंगे। तो मैं दलहन, तिलहन एवं नकदी फसलों के छोटे छोटे 15 से 20-20 मिनट के 3 वीडियो बना लूँगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हुई है दलहन, तिलहन और नकदी फसलों में हमें और भी विस्तृत चर्चा करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दलहन, तिलहन एवं खाद्यान्न फसलों के साथ।